हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करते एकदम मस्त होंगे, झकास होंगे, क्योंकि जैसे मैं कहती हूँ दिशा मैम की पलटन हमेशा होती है एकदम झकास। आज मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर आई हूँ जिसकी बातें हम हमेशा करते रहते हैं। आप हमेशा मुझसे पूछते हो कि मैम हम बिजनेस स्टडीज पढ़ तो लेते हैं, बट आप ये बताइए कि बिजनेस स्टडीज में अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर करें। बच्चे कहते हैं मैम क्या बिजनेस स्टडीज में 100 आउट ऑफ 100 लाना पॉसिबल है। अगर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने हैं तो हमें क्या करना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, एग्जाम्स में आंसर्स को कैसे लिखना है, क्या फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, क्या डायग्राम्स बनाने हैं कि बिजनेस स्टडीज में हम अच्छे मार्क्स यहाँ पे स्कोर कर पाए। इस वीडियो में आपको पढ़ाई कैसे करनी है, तैयारी कैसे करनी है, रिविजन्स कैसे करने हैं, किस तरीके से आंसर्स को अटेम्प्ट करने हैं, ये सारी चीजें मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूंगी। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्कोरिंग 95 प्लस, तो मुझे ये बताइए कि भाई अगर आपको 95 प्लस मार्क्स यहाँ पे स्कोर करने हैं और आपकी तैयारी अगर यहाँ पे सही तरीके से नहीं हुई होगी, आपने कंसेप्ट्स को क्लियरली यहाँ पे नहीं पढ़ा होगा, नहीं समझा होगा, अगर आपको आंसर्स यहाँ पे याद नहीं है, क्या आप 95% ला सकते हो? नहीं। तो हमेशा शुरुआत होती है कोई भी अगर सब्जेक्ट में आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो कंसेप्ट जो है उसका जो बेस जो है उसके आंसर्स जो है सही से समझना और उसको याद रखना। तो यहाँ पे किस तरीके से हम पढ़ाई करें, किस तरीके से हम प्रिपरेशंस करें, किस तरीके से हम अपने कंसेप्ट को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनाएं, इसके ऊपर सबसे पहले फोकस करना जरूरी है। ठीक है, पहली चीज हमेशा होती है टू लर्न द कंसेप्ट। पहली चीज हमेशा होती है टू लर्न द कंसेप्ट। काफी बार बच्चे मुझे कहते हैं मैम मैं पढ़ तो लेता हूं बट मुझे याद नहीं रहता। अच्छा, आपको याद क्यों करना है? मतलब आपको कोई भी चीज को रट्टा नहीं मानना है। ऐसा नहीं है कि भाई फीचर्स है पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 मैंने रट लिया, चलो मेरे को समझ गया, मेरे को याद रह गया। नहीं, अगर आप कोई भी कंसेप्ट को यहाँ पे पढ़ रहे हो, चाहे आप लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, टेक्स्ट बुक से यहाँ पे रीड कर रहे हो, कभी भी कंसेप्ट को पहले समझिए। ठीक है, आपको ये समझना है कि कंसेप्ट एग्जैक्टली क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसका मतलब क्या है। बिकॉज अनलेस एंड अनटिल आप कंसेप्ट को नहीं समझ पाते, जैसे मैं अगर मैनेजमेंट को नहीं समझ पाती, मैं उसके फीचर्स और इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पाऊंगी। अगर मैं बिजनेस क्या है नहीं समझ पाती तो मैं बिजनेस को फीचर्स को नहीं समझ पाऊंगी। राइट तो सबसे पहले होता है टू लर्न द कंसेप्ट। उसके बेस को समझिए, उसके बेसिक्स को समझिए, उसके कंसेप्ट को इन डेप्थ में यहाँ पे समझिए। ये करने के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है टू राइट। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम पूरी टेक्स्ट बुक यहाँ पे लिखनी है। नहीं, मैं लेक्चर्स में भी बहुत बार इसके ऊपर डिस्कस करती हूँ, बात करती हूँ, एम्फसाइज करती हूँ। जब भी मैं कहती हूँ टू राइट तो मेरा मतलब होता है टू मेक योर ओन नोट्स। ठीक है, मैं आपको हैंड रिटन नोट्स दे दूं, क्लास नोट्स दे दूं, टेक्स्ट बुक्स दे दूं, ई बुक्स दे दूं, चाहे मैं आपको कितना भी रिटर्न कंटेंट यहाँ पे दे दूं, जब तक आप खुद के नोट्स नहीं बनाते, खुद के लैंग्वेज में ब्रीफ नोट्स पॉइंटर फॉर्म में नहीं बनाते, आप कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट में एक्सेल नहीं कर सकते। इसके मल्टीपल रीजन है। एक तो जब हम नोट्स बनाते हैं तो हमें चीजें ज्यादा याद रहती है। जब भी हम पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते लिखते हैं तो हमारा ब्रेन डबल काम करता है और इसीलिए हम इजीली वो चीज को यहाँ पे मेमोराइज कर पाते हैं और ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब हम नोट्स बनाते हैं, ठीक है, तो हमें और क्लैरिटी आती है अबाउट द कंसेप्ट। हम उसको ओन वर्ड्स में लिखने की कोशिश करते हैं, ओन सेंटेंसेस फॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो दिक्कत होती है ना कि पढ़ तो लेते हैं बट एग्जाम में लिख नहीं पाते, पता नहीं आंसर को कैसे लिखे, कैसे अपने वर्ड्स में यहाँ पे लिखे, ये प्रॉब्लम भी धीरे धीरे यहाँ पे सॉल्व हो जाती है। तो कभी भी पढ़ाई करने बैठो ना, अभी भी देरी नहीं हुई है। अभी भी अगर आपके यूनिट टेस्ट आ रहे हैं, आप अगर रिवाइज कर रहे हो, प्लीज आप लिख लिख कर पढ़ो, लिख लिख कर रिवाइज करो। जब भी आप नोट्स भी बना रहे हो तो ऐसा नहीं है कि भाई 10 पेज 100 पेज के नोट्स बनाने हैं, नहीं, आप इसको पॉइंटर फॉर्म में बनाइए। ठीक है, जहां पे बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल करके आप जो हेड पॉइंट्स है वो लिखिए, उसके अलावा उसका वेरी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आप लिख सकते हो। ठीक है, तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपकी, सबसे पहले कंसेप्ट को समझिए और दूसरा अपने नोट्स को यहाँ पे बनाइए। राइट, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर यहाँ पे मैं आती हूँ एंड दैट इज योर रिविजन एंड प्रैक्टिस।
अभी तक अगर मैं क्लास 11th और 12th की बात यहाँ पे करूँ तो क्लास 11th और 12th में मेजॉरिटी जो बच्चे हैं शुरुआत के चैप्टर्स यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। अगर क्लास 12th की बात करें तो पार्ट ऑलमोस्ट सब स्कूल्स में यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। क्लास 12th और 11th की भी अगर मैं बात करूँ तो पार्ट ऑलमोस्ट हर स्कूल में यहाँ पे कंप्लीट होने आया होगा। तो अगर इतने चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, ऐसा होता है कि चैप्टर नंबर 1 जब हो गया, चैप्टर 2 शुरू किया तो चैप्टर नंबर 1 थोड़ा थोड़ा भूलना शुरू हो जाता है। 3 पे आओगे तो 1 तो पूरा भूल जाओगे, 2 को थोड़ा थोड़ा भूल जाओगे। तो यहाँ पे ना हम जैसे जैसे आगे पढ़ते जाते हैं ऐसा होता है कि प्रीवियस कंसेप्ट, उसके क्वेश्चंस आंसर सब हम यहाँ पे भूल जाते हैं। ये चीज आपके साथ ना हो, ये दिक्कत आपके साथ ना हो, क्योंकि आप जब एग्जाम दोगे तो फुल सिलेबस के एग्जाम्स दोगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रिवाइज एंड प्रैक्टिस यहाँ पे करते रहिए। जब आप रिविजन करने बैठते हो तो आपके जो नोट्स है, आप जो सेल्फ नोट्स यहाँ पे बना रहे हो बेटा, ये बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। अगर आप देखोगे तो आप एक चैप्टर के सेल्फ नोट्स बनाओगे ना, अगर मेन पॉइंट्स यहाँ पे लोगे और उसका शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन लिखोगे, 5 से 6 पेजेस में पूरे चैप्टर के नोट्स बन जाता है। अच्छा, मैंने बनाए हैं और इसीलिए मैं कह सकती हूँ। तो बस आप ये अगर रीड करोगे, अगर आप मान के चलिए चैप्टर 2 शुरू कर रहे हो, उसके पहले चैप्टर 1 का ये रिवीजन कर लिया, हार्डली 20 to 30 मिनट्स में आपका पूरा चैप्टर यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा। और अगर आप ये चीज कॉन्स्टेंटली करते रहोगे, जैसे चैप्टर 3 शुरू किया तो 1 and 2 रिवाइज किया, जैसे 4 शुरू किया 1 2 3 रिवाइज किया, गारंटी के साथ कहती हूँ कभी भी कोई भी चैप्टर यहाँ पे भूलोगे नहीं, राइट। उसके अलावा अगर हम प्रैक्टिस की बात करते हैं, ये स्पेशली क्लास 12 के लिए एप्लीकेबल होता है। जब भी आप यहाँ पे पढ़ लेते हो, जब भी आप आंसर को समझ लेते हो, अब बात आती है वो आंसर को पेपर में उतारने की। कितना भी पढ़ लो, अगर आंसर सही से लिखकर नहीं है तो मार्क्स तो मिलने हैं नहीं। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। राइटिंग प्रैक्टिस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एग्जाम में आपके पास लिमिटेड टाइम है। हो सकता है कि आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर आते हैं बट आप उसको अटेम्प्ट ही ना कर पाओ। कितने बच्चे एवरी ईयर मेरे पास आते हैं जो कहते हैं मैम आता तो सब कुछ था बट अंत का 6 मार्क वाला छूट गया। अच्छा, 6 मार्क वाला छूट गया तो उधर ही 95 प्लस का सपना टूट गया ना, है कि नहीं? तो राइटिंग स्किल्स एंड राइटिंग प्रैक्टिस यहाँ पे बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है। किस तरीके से राइटिंग प्रैक्टिस आप यहाँ पे करोगे? ऐसा नहीं है कि डेली डेली 10-10 पेज यहाँ पे लिखना है। जब मैं कहती हूँ कि आपको राइटिंग स्किल्स देखनी है, आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, तो आप किस तरीके से करोगे? सबसे पहले तो आप टेस्ट को अटेम्प्ट करिए, ठीक है। आपके स्कूल में, क्लासेस में, कहीं पे भी अगर टेस्ट होती है, वो टेस्ट को आप अटेम्प्ट करिए, आप तैयारी करिए। एक तो टेस्ट में ना पता चल जाता है कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, रिपीटेटिवली कौन से क्वेश्चंस पूछे जाता है। टेस्ट पेपर भी बनाते हैं तो उस तरीके से ही बनाते हैं, जो आपके एग्जाम्स में रिपीटेटिव क्वेश्चन है वही टेस्ट पेपर में पूछे जाते हैं। दूसरी चीज, जब हम टेस्ट पेपर देते हैं उसमें टाइम लिमिटेशन यहाँ पे लगाकर आपको देना है, तो जाहिर सी बात है कि आपके यहाँ पे राइटिंग स्किल्स भी एनहांस होगी। मैं अगर टेस्ट पेपर कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ तो मेरे लिए वो एक वार्निंग सिग्नल है कि भाई बोर्ड पेपर कंप्लीट नहीं होगा, अपनी राइटिंग स्पीड को बढ़ाइए, ठीक है। तो इसीलिए टेस्ट देना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जैसे आपका सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना एंड आपके जो सैम्पल पेपर्स है उसको सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉल्व करने का मतलब ये नहीं होता है कि पेपर को उठा लो और उसको ऊपर ऊपर से पढ़ो, हाँ ये आता है, ये आता है, अच्छा इसका आंसर ये है। नहीं, सॉल्व करना मतलब एक्चुअली राइटिंग में जिस तरीके से आप एग्जाम में लिखोगे उसी तरीके से यहाँ पे सॉल्व करना, ठीक है। साथ ही साथ अगर मैं आपकी राइटिंग स्किल्स की बात करूं बेटा यहाँ पे, तो राइटिंग स्किल्स में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो यहाँ पे याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं अगर कोई भी आंसर को अटेम्प्ट करती हूँ, मैं अगर कोई भी ब्रीफ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करती हूँ, जाहिर सी बात है कि अगर मुझे 95 प्लस स्कोर करना है तो मुझे वो एडिशनल चीज़ें मेरे पेपर में डालनी होगी। एडिशनल चीज़ों का मतलब ये नहीं होता है कि 6 मार्क का क्वेश्चन आप 12 पॉइंट लिख कर आ जाओ। एडिशनल कंटेंट के एडिशनल मार्क्स नहीं मिलते। प्रेजेंटेशन ऑफ द पेपर जो होता है, प्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर जो होता है, हमेशा उसको लेकर बच्चे आगे जा सकते हैं या 95 प्लस स्कोर कर सकता है। कभी भी अगर आप आंसर्स को अटेम्प्ट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि आपको क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट इन डिटेल, ठीक है, और लेटेस्ट से ये आपका 6 मार्क का आंसर यहाँ पे आपको लिखना है, 6 मार्क का क्वेश्चन बन के आ जाता है। सबसे पहले हमेशा शुरुआत करना है कि भाई मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पे क्या होता है।
कोई भी ब्रीफ अगर शुरू करोगे 3 पार्ट में यहाँ पे लिखोगे, पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द कंसेप्ट लिखोगे, मेन पॉइंट्स लिखोगे, फिर कंक्लूजन लिखोगे। सबसे पहले मुझे मैनेजमेंट का मीनिंग या तो इंट्रोडक्शन यहाँ पे लिखना है, सामने वाले को बताना है कि भाई मैनेजमेंट एग्जैक्टली क्या होता है। उसके बाद जब मैं उसके ऑब्जेक्टिव्स लिखूंगी तो मैं इस तरीके से उसका यहाँ पे फ्लो चार्ट बना सकती हूँ। जैसे मैंने ऑब्जेक्टिव्स लिखा, मैंने उनको बता दिया कि भाई ऑब्जेक्टिव्स के 3 क्लासिफिकेशन यहाँ पे होते हैं। एक होता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जिसको मैं यहाँ पे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी कह सकती हूँ, है ना। फिर होता है आपका यहाँ पे सोशल ऑब्जेक्टिव, देन होता है आपका यहाँ पे ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, जिसको आप इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हो या फिर पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हो। ठीक है, तो हमेशा आपको याद रखना है कि एक्स्ट्रा मार्क्स आपके कहाँ कहाँ से निकल आता है। सबसे पहले तो आपका प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर, ठीक है, सबसे पहले तो आपका प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर, है ना। तो इसमें आपको फ्लो चार्ट्स अगर आप कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हो, अगर आप डायग्राम्स ड्रॉ कर सकते हो, जैसे प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन अगर आ गया तो आपको डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं। एंड साथ ही साथ आपके जो मेन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कहीं पे भी अगर आप एग्जाम्पल्स को कोट कर सकते हो। अगर इसकी एक बहुत ही सिंपल टेक्निक बताऊं, मैं हमेशा बच्चों को क्या कहती हूँ, मैं कहती हूँ कि अगर आपको एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है, ठीक है, जब भी आप आंसर शीट यहाँ पे लिख रहे हो, जब भी आप कोई भी एग्जाम में कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट को अटेम्प्ट कर रहे हो, आपको बस ये ध्यान में रखना है आंसर इस तरीके से हो कि आप समझ लो कि करेक्टर को कुछ नहीं आता है, ठीक है, उनको जीरो नॉलेज है, उनको कुछ नहीं आता है, उनको कोई कंसेप्ट पता नहीं है। तो अगर आपका आंसर पढ़कर उसको सब कुछ बहुत इजीली, बहुत सही तरीके से समझ में आ गया, इससे बेस्ट आंसर कुछ नहीं हो सकता है। तो आंसर उतना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको वो कंसेप्ट या क्वेश्चन नहीं भी आता है, वो भी उसको पढ़ ले तो भाई वो उसको 100% से समझ जाए। जैसे आपके टेक्स्ट बुक में डायग्राम्स, पिक्चर्स, एग्जाम्पल्स, फ्लो चार्ट्स ये देकर आपको कंसेप्ट समझाए जाते हैं, यही सोचकर कि बच्चों को ये कंसेप्ट नहीं आता है, सेम चीज आपके आंसर शीट में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमेशा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करिएगा। जैसे अगर आप यहाँ पे ब्रीफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अंडरलाइन करो। केस स्टडी अटेम्प्ट कर रहे हो, जो भी उसका सोल्यूशन है, मेन सोल्यूशन अंडरलाइन करो। जब करेक्टर करेक्ट करता है ना, तो मेन चीजें यहाँ पे देखता है, अच्छा सही है करेक्ट, सही है करेक्ट, सही है करेक्ट। तो आपको ये चीज भी यहाँ पे ध्यान में रखनी है। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, केस स्टडीज की प्रैक्टिस। ठीक है, अभी भी बहुत सारे बच्चों को केस स्टडीज और वो सॉल्व करना चैलेंजिंग लगता है। बहुत सारे बच्चे आज भी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं केस स्टडीज को सॉल्व करने के लिए। पहली चीज तो ये बता दूं, केस स्टडीज सॉल्व करना ट्रिकी है। इसके लिए कंसेप्ट्स क्लियर होना, कीवर्ड्स को पहचानना, क्वेश्चन को पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना रही हूँ, हाउ टू सॉल्व केस स्टडीज इफेक्टिवली। अगर आप आज भी चैलेंज फेस कर रहे हो, आज भी केस स्टडीज सॉल्व करने की बात आती है और आपके पसीने छूट जाते हैं, तो ये वीडियो सेपरेटली मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ एक सेपरेट टॉपिक के ऊपर। ठीक है, सो दैट आप वो वीडियो देखकर केस स्टडीज बहुत ही ईजिली सॉल्व कर सको। बट अगर रही बात 95% प्लस स्कोर करने की इन बिजनेस स्टडीज, तो जो चीज़ें बताई है बेटा उसका प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा। एक तो कंसेप्ट को अच्छे से समझिएगा, बिल्कुल भी रट्टा मारो वाला ज्ञान यहाँ पे ना करिएगा। दूसरी चीज़, हमेशा अपने नोट्स बनाइए। जब भी आप पढ़ रहे हो, जब भी आप रिवाइज कर रहे हो, कीप ऑन राइटिंग, कीप ऑन मेकिंग नोट्स। ट्रस्ट मी, ये सबसे ज़्यादा आपको हेल्प करेगा टू गेन गुड मार्क्स। दूसरा, एक बार आपने पढ़ लिया, एक बार सारे आंसर्स आते हैं, सारे चैप्टर्स आते हैं, कॉन्सेंट रिविजन करो कि आप उसको भूलो नहीं। रिविजन के अलावा पढ़ने के बाद इंपॉर्टेंट होता है वही नॉलेज को पेपर में उतारना। तो भाई राइटिंग प्रैक्टिस इक्वली यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब भी टेस्ट देने का मौका मिले, जब भी आपको एग्जाम देने का मौका मिले, उसको दो। अपनी गलतियों से सीखो। आपके जब मार्क्स आते हैं, टेस्ट पेपर्स करेक्ट होकर आता है, तो ऐसा नहीं अरे यार मेरे को 80 मार्क्स मिल गए आउट ऑफ 100, नहीं। आपको जितने भी मार्क्स मिले, अनलेस एंड अनटिल आपको आउट ऑफ मार्क्स नहीं मिले हैं, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। गलतियां कहाँ हुई है, क्यों हुई है, आगे नहीं दोहराना। विथ एवरी टेस्ट इम्प्रूवमेंट लेकर आओ, तब जाकर बोर्ड एग्जाम में ऐसा तगड़ा पेपर लिख कर आओगे ना कि सामने वाला भी सोचेगा भाई इसके मार्क्स काटू तो कहाँ काटू।
ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो जो है आपके लिए यहाँ पे हेल्पफुल रहेगा। और ये वीडियो में अगर आप चाहते हो कि कोई एडिशनल पॉइंट्स है जो कवर किए जाए, कोई एडिशनल टॉपिक्स है जो आपके लिए कवर किए जाए, तो बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में यहाँ पे बता देना। बाकी केस स्टडी के ऊपर मैं एक वीडियो बहुत ही जल्द आपके लिए लेकर आ रही हूँ, सो दैट आपकी वो भी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाए। ठीक है, आज के लिए यहीं पे बाय, सी यू एंड टेक केयर।